गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जब तक आप साथ हैं हम खास हैं, और जब तक आप साथ रहेंगे हम खास रहेंगे। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का है। 3 चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। तीनों के जो बोधात्मक क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन होते हैं, पेपरों में आए हुए सवाल है, उनको पॉइंट्स बना बनाकर हम तैयार करेंगे। तो आप सभी लोग अपने अपने नोट्स खोल लीजिए और पेज नंबर 46 खोल लीजिए। हेडिंग पड़ी होगी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुनिए, प्रकृति में मूल 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। फंडामेंटल फोर्स केवल 4 ही होते हैं: गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और बीक नाभिकीय बल। ठीक। अगला एरो, गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है तथा यह प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कमजोर यानी बीक बल होता है। अगला, विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के बीच कार्य करता है। तीसरा, प्रबल नाभिकीय बल नाभिक के प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को आपस में बांधे रखता है। यह विद्युत चुंबकीय बलों से लगभग 100 गुना अधिक स्ट्रांग होता है तथा यह बल शॉर्ट रेंज यानी लघु परास शॉर्ट रेंज वाला बल होता है, क्योंकि यह बल केवल नाभिक के भीतर ही इफेक्टिव यानी प्रभावकारी होता है। दुर्बल नाभिकीय बल रेडियो एक्टिव नाभिक में लगता है तथा यह भी स्ट्रांग यह भी शॉर्ट रेंज, शॉर्ट माने लघु और रेंज माने परास यानी कम दूरी वाला होता है। ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% पेपर में आपके आएंगे, क्योंकि हर साल के हम पेपर देखते रहते हैं। इन चारों पॉइंटों को ध्यान से पढ़िएगा। अब पेज नंबर 47 पर एरो देखिए। विद्युत चुंबकीय बल प्रोटॉनों के विनिमय होता है एक्सचेंज कर देना, विनिमय से उत्पन्न होता है, जबकि प्रबल नाभिकीय बल मेसानों के विनिमय से उत्पन्न होता है। एक बार चेक करिए, विद्युत चुंबकीय बल फोटानों के विनिमय से उत्पन्न होता है, जबकि प्रबल नाभिकीय बल मेसानों के विनिमय से उत्पन्न होता है। अगला एरो, बीक नाभिकीय बल बोसान भी एक एंटी पार्टिकल होता है, आप इंटरमीडिएट में पढ़ोगे। बोसानों के विनिमय से तथा गुरुत्वीय बल ग्रेविटॉन, यह भी एक एंटीकण होता है, ग्रेविटॉन के विनिमय से उत्पन्न होता है। चारों बलों की प्रबलताओं का अनुपात क्या होता है? 1:10⁻² अनुपात 10⁻13 10⁻38। इन चारों के बीच में यह रेशियो होता है। अगला, चंद्रमा पृथ्वी के परितः गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही परिक्रमा करता है। चंद्रमा जो होता है पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण परिक्रमा करता है। अगला, प्रबल नाभिकीय बल बीक नाभिकीय बल से लगभग 10⁻13 गुना होता है। भौतिकी में मूल संरक्षण के 3 नियम होते हैं, जिन्हें क्रमशः ऊर्जा संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम और आवेश के संरक्षण का नियम कहते हैं। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ये छोटे से कुछ हल्की फुल्की बातें हैं, इनको देख लीजिए। उसके बाद, प्रकाश वर्ष दूरी का बड़ा मात्रक होता है, जिसकी विमा मीटर यानी कैपिटल एल से डिनोट होती है। अधिकतम परास के लिए 45 डिग्री के कोण का प्रयोग किया जाता है। अगला, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन और चुंबकीय फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स। देखिए, ये जो है इंटर के टॉपिक है, इसलिए आपको इनके फार्मूले याद करने पड़ेंगे, आप नोट कर लो। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन और फाई बराबर, ये बना फाई बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और इसमें फाई कौन होता है? फाई को हम 2 तरीके से जानते हैं। जब हम विद्युत पढ़ते हैं तो इसको वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं, और जब चुंबक पढ़ते हैं तो इसी को हम चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स दिया हुआ है। सर, हमने कैसे पहचानना है? अगर दिया होता फाई बराबर ई डॉट ए, तो ई होता है वैद्युत क्षेत्र और बी होता है चुंबकीय क्षेत्र। तभी तो बोला हमने इंटर का है ये टॉपिक। तो यहां पर दिया फाई बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये कौन हुआ? चुंबकीय फ्लक्स। ये दोनों के दोनों अदिश गुणनफल के उदाहरण हैं। सदिश के उदाहरण कौन है? टाउ बराबर एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर। टाउ कौन होता है? बल आघूर्ण। जिन बच्चों को ना पता वो लोग नोट करते जाएं। जब उल्टा जे बना है टाउ माने बल आघूर्ण, और जे बराबर आर इंटू पी। ये गलत लिखा है इन्होंने, सही कर लीजिए। जे बराबर आई इंटू ओमेगा होता है।
जे बराबर आई इंटू ओमेगा, जे माने होता कोणीय संवेग, ठीक है, इसके ऊपर वेक्टर का निशान लगा हुआ है, ठीक। इसके अलावा बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर और ओमेगा वेक्टर, ये तीन हमने आपको बता दिए। ये सदिश अरे क्वेश्चन ऐसे आता है कि दो अदिश और दो सदिश गुणन के उदाहरण लिखो। अदिश के आप क्या लिखाओगे, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन और फाई बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सदिश के क्या लिख कर आओगे, टाउ बराबर एफ इंटू आर, या जे बराबर आई इंटू ओमेगा, या बी बराबर आर इंटू ओमेगा, ठीक। आप तीन में से कोई भी दो लिख आओगे। अगला, समतल गति का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा होता, प्रक्षेप गति। अगला, हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति, तोप से छूटे हुए गोले की गति, ईंधन समाप्त हो जाने पर ईंधन समाप्त हो जाने पर रॉकेट के गिरने की गति, ये सभी प्रक्षेप गति के उदाहरण हैं। ये आपके पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इतना आप लोग पहले कंप्लीट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 49 खोल लीजिए, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रेजुरेखीय पथ पर गति। रेजुरेखीय हम आपको बता चुके, स्ट्रेट लाइन मोशन। परिभाषा सुनाओ रेजुरेखीय की, कि जब कोई पिंड किसी ऐसे त्वरण के अंतर्गत गति करता है कि पिंड के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बदल जाए परंतु उसकी दिशा ना बदले, तो ऐसी गति क्या कहलाती है, ऋजुरेखीय गति। जैसे हम लोगों की गति कौन सी होती है, स्ट्रेट लाइन मोशन यानी ऋजुरेखीय गति। तो ध्यान से सुनिए कि जब कोई पिंड किसी ऐसे त्वरण के अंतर्गत गति करता है कि पिंड के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बदल जाए परंतु उसकी दिशा ना बदले, तो ऐसी गति ऋजुरेखीय गति कहलाती। जैसे नीचे से ऊपर फेंकी गई वस्तु की गति या ऊपर से नीचे की ओर गिराई गई वस्तु की गति। अब आइए अगला टॉपिक है निर्देशांक फ्रेम। ये क्या होता है, यह एक ऐसा निर्देशांक निकाय होता है जिसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति और गति का निर्धारण किया जाता है। यानी ऐसा फ्रेम जिसके अकॉर्डिंग यानी जिसके सापेक्ष हम वस्तु की स्थिति और गति दोनों का निर्धारण कर सकें, वो कहलाता क्या है, निर्देशांक फ्रेम। जिसके तीन एक्सेस होते हैं, एक्स वाई और कौन होता है, जेड। ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई जेड मूल बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति को व्यक्त करते हैं। निर्देशांक फ्रेम मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जड़त्वीय फ्रेम और दूसरा कौन, अजड़त्वीय फ्रेम। इनके बारे में हमको नहीं पढ़ना, 30% सिलेबस हटा दिया गया, मैं आपको बता दूं। अब बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, 1D 2D एंड 3D। 1D क्या होता है, एक विमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन। एक विमीय गति क्या होती है, सिंपल सी बात है यार। जैसे कि अगर ये पटरी है तो इस पर रेलगाड़ी ऐसे ही तो दौड़ेगी, या तो आगे दौड़ेगी या पीछे दौड़ेगी, इधर दाएं बाएं तो दौड़ नहीं पाएगी। इस प्रकार की गति क्या होगी, एक विमीय। तो इसका कोड वर्ड कान में बता दें, एक्स वाई जेड में से केवल एक अक्ष में गति हो, एक विमीय। एक्स वाई दो में हो जाए, द्विविमीय। एक्स वाई जेड तीनों में हो जाए, त्रिविमीय। बहुत सिंपल है यार, बहुत ईजी। देखो पहला क्या है, एक विमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन। जब किसी वस्तु की गति का निरूपण एक्स वाई जेड में से किसी एक निर्देशांक को मानकर समय के साथ साथ स्थिति के परिवर्तन को प्रदर्शित करे तो वस्तु की इस प्रकार की गति एक विमीय गति कहलाती है। जैसे पटरी पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी की गति, ऊपर उछाली गई गेंद की गति। अब आइए द्विविमीय गति, 2 डायमेंशनल। सिंपल सा है, यदि किसी वस्तु की गति का निरूपण एक्स वाई जेड में से किन्हीं दो निर्देशांकों को आधार मानकर प्रदर्शित किया जाए जिसकी स्थिति भी समय के साथ साथ परिवर्तित हो जाए तो वस्तु की यह गति द्विविमीय गति यानी 2 डायमेंशनल मोशन कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रक्षेप गति और वृत्तीय गति, यह द्विविमीय गति का उदाहरण है। त्रिविमीय गति, इस पर इंपॉर्टेंट निशान लगा लीजिए। जब किसी वस्तु की गति का निरूपण करने के लिए तीनों निर्देशांक एक्स वाई जेड की आवश्यकता होती है तो इस प्रकार की गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। जैसे बर्तन में भरी हुई गैस के अणुओं की गति, वो तीनों ही डायरेक्शन की कोई गति होती नहीं, अनियमित गति करते हैं वो लोग। इतनी बात सबको समझ में आ गई, इतना आप लोग पहले समझ लें। अब आपको स्टेट पढ़ाते हैं। स्टेट माने अवस्था। जैसे विराम अवस्था तथा गतिक अवस्था क्या होती है, जैसे हम रुके हैं, ये हमारी कौन हुई, विराम अवस्था। हम चलने लगे, ये हमारी क्या हो गई, गतिक अवस्था। यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर अक्ष के सापेक्ष समय के साथ साथ
लगातार ना बदले, समय के साथ साथ लगातार ना बदले, तो वो उसकी क्या कहलाती? विराम अवस्था कहलाती। जबकि यदि वस्तु की स्थिति किसी स्थिर अक्ष के सापेक्ष समय के साथ साथ लगातार बदलती रहे तो इसे गतिक अवस्था कहते हैं। जैसे चलती हुई ट्रेन की गति गतिक अवस्था का, जबकि लगे हुए पेड़ की स्थिति, जैसे पेड़ जो लगा हुआ है वो विराम अवस्था का उदाहरण है। बात सबको समझ में आ गई? पेज नंबर 52 निकाल लीजिए सभी लोग। 52। अब छोटे छोटे टर्म चल रहे हैं। पहला कौन? दूरी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस? यानी दूरी। किसी वस्तु के द्वारा किसी समय अंतराल में, किसी वस्तु के द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को ही हम क्या कहते हैं? दूरी। कैसी राशि होती? अदिश। और दूरी हमेशा कैसी होती? धनात्मक। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, कभी भी शून्य नहीं होती। विस्थापन वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति, जैसे मान लो हम यहां से यहां पर आए, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट यानी क्या? विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन राशि कैसी होती? सदिश राशि, जो कि धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। इतना आप लोग समझ लें स्टूडेंट्स। इसके बाद आती है चाल। चाल क्या होती है उसके बारे में सुनिए। चाल और वेग में फर्क होता है, आपको आज पता चल जाएगा। चाल क्या होती है? किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में, यूनिट टाइम में जितनी दूरी तय होती है, किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में जितनी दूरी तय होती है उसे उस वस्तु की चाल कहते हैं। और चाल कैसी राशि होती? अदिश। और वेग कैसी राशि होती? सदिश। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। अगला टर्म देखिए क्या है? वेग। कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में, इसमें दिशा देखिए आ गई, किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। मात्रक फिर भाई इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चूंकि इसमें दिशा आ गई इसलिए राशि कैसी होती? सदिश राशि होती है। इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। इतना आप लोग समझ लें। अब आ जाइए औसत चाल के बारे में। जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान दूरी तय करती है, जब कोई वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान दूरी तय करती है, जैसे 3 लोग हैं और हमको 5 किलोमीटर जाना, पहले बंदे ने 1 घंटे में तय करी, दूसरे ने 1.5 घंटे में तय करी, तीसरे ने 2 घंटे में तय करी वही दूरी। तो जब कोई वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान दूरी तय करती है तो इसे वस्तु की औसत चाल कहते हैं। यदि कोई वस्तु किसी दूरी को v1 चाल से तय करती है तथा उसके बाद वस्तु उतनी ही दूरी को v2 चाल से तय करे तब वस्तु की औसत चाल क्या होगी? तब वस्तु की औसत चाल होगी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। परंतु यदि वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान समय में चलती हो तब, पेज नंबर आप खोल लीजिए 54, तब वस्तु की औसत चाल क्या हो जाएगी? v1 प्लस v2 अपॉन 2। तब औसत चाल हो जाएगी v1 प्लस v2 अपॉन 2। v1 लिखा हुआ है। अब आ जाइए त्वरण। त्वरण क्या होता है? किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, यानी a बराबर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। हर बच्चे को पता है त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तथा विमा lt की पावर -2 होती है। अब मंदन क्या होता है? त्वरण हो गया एक्सीलरेशन, मंदन होता है रिटार्डेशन। अब त्वरण होता, वो मंदन होता क्या है कि जैसे आप साइकिल बहुत तेज चला रहे हो, आपको एकदम से ब्रेक मारने पड़े तो साइकिल की स्पीड आपकी धीमी हो जाएगी, तो उसी को बोला जाएगा मंदन यानी रिटार्डेशन। किसी वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ जब घटता जाता है तब उसका त्वरण ऋणात्मक हो जाता है। जब किसी वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ घटता जाए और उसका त्वरण ऋणात्मक हो जाए तब इस स्थिति में वस्तु का क्या कहा जाता है? मंदन। बात सबको समझ में आ गई। अब आ जाइए दूरी और विस्थापन में अंतर। इन दोनों में निम्न अंतर होते हैं। जैसे दूरी सदैव अशून्य संख्या होती है, दूरी कभी 0 नहीं हो सकती है, जबकि विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। दूसरा, दूरी तथा विस्थापन का अनुपात सदैव 1 के बराबर
या 1 से बड़ा भी हो सकता है, जबकि विस्थापन का अनुपात सदैव 1 के बराबर या 1 से बड़ा होता है। ये दोनों बातें सेम ही हैं, ठीक। अब आ जाइए वेग और चाल में मेन अंतर क्या होता है। एक तो हमने आपको बता दिया कि चाल कैसी होती अदिश और वेग कैसा होता सदिश, ठीक। पेज नंबर 56 खोलिए, 56। चाल और वेग का अनुपात 1 के बराबर या 1 से बड़ा होता है, यानी चाल बटा वेग इज ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू द 1, यानी ये होता है ग्रेटर देन का निशान और ये होता है इक्वल का निशान। तो चाल बटा वेग बड़ा है किससे, 1 से, या बराबर है किसके, 1 के। अगला टॉपिक है माध्य वेग। माध्य वेग क्या होता है, किसी वस्तु के द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन डेल्टा एस हो तो इन दोनों के अनुपात को ही माध्य वेग कहते हैं, यानी माध्य वेग बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड, और विमा क्या हो जाएगी, LT की पावर -1। तो स्टूडेंट्स कल एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। कल आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। बाकी कल मिलते हैं, और कल के वीडियो में चैप्टर फिनिश होते ही आपको एक मैसेज दिया जाएगा, उस मैसेज के अकॉर्डिंग आप अपना अगला काम करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते रहिए, बढ़ते रहिए। 4 चैप्टर आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे कल के वीडियो को मिलाकर। थैंक यू।